नमस्कार, मनुदेल श्रेया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन का भाग फर्स्ट, जो कक्षा 9th में आपकी पुस्तक चलती है राजस्थान अध्ययन। उसका हम जो चैप्टर फर्स्ट है उसको देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कक्षा 9th में आपके जो राजस्थान अध्ययन है उसमें टॉपिक आपके चैप्टर कितने हैं। तो टोटल 6 चैप्टर हैं। पहले इसमें दे रखी है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जो सबसे लंबा टॉपिक है। प्रश्न संख्या देखो 1 से लेकर 26 तक है इसमें। सेकंड में है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। थर्ड दे रखा है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। फोर्थ है राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में। फिफ्थ में दे रखा है राजस्थान में लोक प्रशासन। और सिक्स्थ है अपना जल संरक्षण आज की आवश्यकता। तो शुरू करते हैं अपना अध्याय फर्स्ट। अध्याय फर्स्ट का क्या नाम है? राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो शुरू करते हैं हम राजस्थान का एक परिचय। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है, जिसमें विविधता के साथ में क्या है? निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा का बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु सहस्त्र अपने प्राणों की आहुति दी। इसे कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। तो ऐसा कहा जाता है राजस्थान के बारे में कि राजस्थान का इतिहास है, उसके पत्थर भी इसकी गाथा गाते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। कहीं पर प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों की छटा है, तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण मिलते हैं। कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शैल्पिक प्रतिमान, तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाण पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के, तो कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक है। उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, अवैध दुर्ग एवं जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में हमें देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झनकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का भी मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोक परक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले एवं त्यौहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के क्या रहे हैं? संवाहक रहे हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सशक्त अभिव्यक्ति हमें हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ कालीबंगा, आहड़, बैराठ, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ है, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ देखो बागोर जैसे स्थल मध्य पाषाणकालीन और नव पाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधु स्थल का विकास यहीं पर हुआ है। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसे प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं यहाँ पे पनपी हैं। तो आहड़ और गणेश्वर क्या हैं? प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यताएं हैं। आर्य और राजस्थान से क्या संबंध है उसके बारे में देखें। ये तो एक परिचय था राजस्थान में कि राजस्थान ने चहुमुखी विकास किया है। यहाँ पे सूरवीर हुए हैं। यहाँ पे हमें शिलालेख मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, कोई भवन निर्माण मिलते हैं, मंदिरों में चित्रकला में भी ये क्या थे? निपुण थे। तो ये राजस्थान का एक परिचय हो गया। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान, आर्य और राजस्थान। मरुधरा की सरस्वती और दर्शवती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही हैं। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी थी। इंद्र और सोम की अर्चना के मंत्रों में रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए प्राप्त था। महाभारत तथा पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल जो अपना बीकानेर है, मरुकांतर जो मारवाड़ है, आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित रखते थे। तो बलराम और कृष्ण हैं, वो क्या थे? बलराम और कृष्ण आर्यों की यादव शाखा से संबंधित रखते थे। महाभारत काल में जो पौराणिक गाथाएं हैं उसमें किन किन का उल्लेख मिलता है? एक तो जांगल प्रदेश बीकानेर का, और मरुकांतर जो मारवाड़ है उसके भागों से हमें पता लगता है कि बलराम और कृष्ण यहाँ से गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित है। तो राजस्थान का प्राचीन समय में आर्यों से काफ़ी जुड़ाव था। जनपदों का युग।
आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ। आर्य कहाँ से आए थे? देखो इसमें लिख रखा है, मरुधरा की सरस्वती और दर्शवती जैसी नदियों आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली थी। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियाँ कालांतर से कहाँ चली गई? दोआब स्थानों की ओर बढ़ गई थी। तो जनपदों का युग आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय हुआ। यहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती हैं। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, सीवी तथा अर्जुनैन जातियाँ, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई। तो कौन कौन सी जातियाँ राजस्थान में आई और कब आई? तो इसमें दे रखा है, सिकंदर के अभियान। सिकंदर ने जब अभियान किया तो उनसे बचने के लिए जो दक्षिणी पंजाब की जो मालव, सीवी तथा अर्जुनैन जातियाँ, मालव, सीवी और अर्जुनैन जातियाँ हैं, वो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। अन्य जातियों के साथ में ये राजस्थान आई थी। इनमें भरतपुर का राजन्य, मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद, अलवर का साल्व जनपद प्रमुख है। तो भरतपुर का राजन्य, मत्स्य जनपद, नगरी का सीवी जनपद और अलवर का साल्व जनपद, ये कहाँ से मिलके बने हैं? ये जो पंजाब की मालव, सीवी और अर्जुनैन जातियाँ हैं, वो सिकंदर के आक्रमण की वजह से यहाँ आके बस गई थी। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य मालव, अर्जुनैन तथा योधे की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य हमें किनका प्रभुता देखने को मिलता है? मालव, अर्जुनैन तथा योधे की प्रभुता का काल देखने को मिलता है। मालव की शक्तियों का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गई। भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनैन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग में कौन है? अजमेर, इनके तरफ तो योधे थे। अर्जुनैन अपने विजयों के लिए कहाँ पे प्रसिद्ध थे? भरतपुर, अलवर प्रांत के अंतर्गत। तो भरतपुर, अलवर में अर्जुनैन। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योधे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योधे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट होता है। तो योधे ने क्या किया था? कुषाण शक्ति थी, उनको नष्ट किया था, यानी कि एंट्री करने से मना किया था, राजस्थान में उनको हराया था। तो ये कहाँ से उल्लेख मिलता है कि योधे संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए? तो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट होता है। लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार था, परंतु योधे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब योधे और मालवा आए तो बौद्ध धर्म का ह्रास होने लगा। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप से बनाया। जब गुप्त राजा आए तो उन्होंने क्या किया? इन जनपदीय जो जनपद थे इनको गणतंत्र नहीं बनाया, जबकि इन्हें अर्ध आश्रित रखा था। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6ठी शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। तो याद रखना, गुप्तों ने क्या किया था? इनको अर्ध आश्रित रखा था, जबकि हुणों ने क्या किया? इनको पूरी तरह से स्वतंत्रता को यानी गणतंत्रीयता को खत्म कर दिया था। अब आएंगे मौर्य और राजस्थान। राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन या प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बेराट का जो शिलालेख है तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। तो ये कौन सा है? उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति के द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद के द्वारा बनाया हुआ था। इंपॉर्टेंट बात है, चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का जो मौर्य वंशी माना जाता है विक्रम संवत 770 का शिलालेख कर्नल टोड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 क्रमशः दिए हुए हैं। कोटा के निकट कणसवा, जिसे कंसवा भी कहते हैं, के शिवालय से 795 विक्रमी संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम हमें मिलता है। इन प्रमाणों से मौर्य का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है। तो मौर्य का अधिकार और प्रभाव 770 का शिलालेख जो कर्नल टोड को मिला, इसमें किसका? महेश्वर, भीम, भोज और मान के नाम मिले हैं। और कोटा के निकट जो कंसवा
शिवालय से प्राप्त हुआ है। 795 विक्रमी संवत का शिलालेख जिसमें मौर्यवंशी राजा धवल के प्रमाण है। तो ये 2 प्रमाण हैं जिससे स्पष्ट होता है कि राजस्थान में मौर्यों का अधिकार था, प्रभाव था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी थी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इसमें मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़, मेवाड़ के गुहिल, सांबर के चौहान, आमेर के कछवा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख हैं। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था और फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ था। लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना हुई थी और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया था। 5वीं या 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अथुर्ना तथा आबू में परमार शक्तिशाली बन गए थे। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों ने पुनः अपनी संगठनी का संगठन किया, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता रहा था। ये हर्षवर्धन के बाद में जो बने हैं उनके नाम है राजस्थान में। नामकरण देखो, वर्तमान राजस्थान के पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसमें इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में क्या कहा जाता था? जांगल देश। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपाद लक्ष्य वर्तमान अजमेर और नागौर का मध्य भाग कहलाता था, जिस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य प्रदेश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आते थे। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की विराटनगर और करू राज्य की क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। जो राजधानी इसमें दे रखी है वही आपको याद रखनी है। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की विराटनगर और कुरु राज्य की क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवी था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका जिसे मजमिका भी कहते हैं को नगरी कहते थे। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते थे। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार है, जिस कारण इसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेदपाट क्या है? मेव जाति का अधिकार होने के कारण मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वांगड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु तथा मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहते थे। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और सिरोही के हिस्से को अबूर या आबू देश कहा जाता था। जैसलमेर को माड़ तथा कोटा और बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग है मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। इसी प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 1800 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम प्रयोग किया था। ये मैंने आपको पढ़ाया था। प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान अथवा राजस्थान रखा था। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। प्राचीन सभ्यताएं देखते हैं अब हम। प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान और प्रस्तुत युग कालीबंगाएं ये अलग अलग हैं। ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।